इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज हमारे हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला का 811वां सेशन है और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सप्तऋषि चौधरी। वेलकम डॉक्टर सप्तऋषि। पहले भी डॉक्टर सप्तऋषि काफी सारे सेशन हमारे साथ कर चुके हैं। तो आज का उनका मैं छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर सप्तऋषि जो हैं एमडी और बीएचएमएस हैं। और अभी फिलहाल प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एट विजिटिंग फिजिशियन है एट महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा। काफी सारा एजुकेशनल और टीचिंग एक्सपीरियंस है और अलग अलग लेवल पे इन्होंने अपने पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं और एज लेक्चरर भी रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, स्पेशली इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो आज का जो डॉक्टर सप्तऋषि का टॉपिक है वो है कि फेब्राइल केसेस में होम्योपैथ्स को क्या टॉपिक रहता है एंट्री के लिए, उनको केसेस लेने के लिए कैसा उन केसेस में कैसे केस लेना चाहिए, उसके ऊपर डॉक्टर सप्तऋषि आज हमारे साथ अपना सेशन शेयर करेंगे। तो डॉक्टर सप्तऋषि सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ये जस्ट मिनट, ये साइड में ये जो आ रहा है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कंटिन्यू टू शेयर। स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो आज नमस्ते और माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द IFPH people, those who are behind this IFPH, those who are giving me opportunities number of time to present my slides over here. हिंदी में क्योंकि है और प्लीज़ आप लोग जानते हैं हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप लोग इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट प्लीज़ कंसिडर माय आई मीन आपने जो अपने गुण से आप माफ़ कीजिएगा। तो आज का जो सेशन जो मेरा है वो प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट्स इन कॉमन फेब्राइल इलनेस ऑफन एनकाउंटर्ड इन डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय होम्योपैथिक फिजिशियन। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस जिस टाइम में लास्ट टाइम जब बात हो रहा था कि इसके ऊपर मुझे बोलना है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस जो है, मैं सोच रहा था कि ये जो टारगेट ऑडियंस जो बडिंग जो न्यू होम्योपैथ्स है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, तो मेरा और मैं काफ़ी सारे जगह में जब जाता हूँ देखता हूँ जो न्यू होम्योपैथ्स जो आ रहे हैं हम लोगों का, जो न्यू नए नए जो पीढ़ियाँ हैं जो होम्योपैथ का, तो इनका कुछ प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग दिस सच सच इन ट्रीटमेंट ऑफ सच क्लिनिकल कंडीशंस लाइक फीवर, लाइक कफ, पेन एब्डोमेन, लाइक दिस थिंग। आई मीन मेरा जो मेरा जो मानना है, मैं जो देखता हूँ, क्योंकि ये जो क्लिनिकल कंडीशंस जो है, ये अगर वो लोग हैंडल ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत घट जाता है। तो क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे गुणीजन आते हैं, बहुत सारे कुछ बात किए हम लोग सुनते हैं यहाँ पे, एंड मोस्टली जो लोग अचीव्ड है, मोस्टली जो लोग का एक हैव सम क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, एंड वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक उसी जो नोविस जो है, जो न्यू है, वो पीढ़ी को मैं थोड़ा टारगेट करूँ मेरे बात करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो मेरा जो माई फर्स्ट थिंग इज दैट ये बोलने के लिए पहले हम लोगों को क्या जानने का जरूरत है, वो है व्हाट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है, हम लोग बोलते हैं 98 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें डायurnal वेरिएशन होता है सुबह शाम को, वो है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर ये जो बॉडी टेम्परेचर जो है, या अगर ये 98 से नीचे जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको सब नॉर्मल टेम्परेचर। अगर ये 99 के ऊपर जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पायरेक्सिया यानी कि फीवर। और अगर ये 95 से नीचे जाता है तो हम लोग बोलते हैं उनको हाइपोथर्मिया। और हाइपर पायरेक्सिया अगर ये 106 के ऊपर जाता है। नाउ अब यूजुअली पहले क्या होता था, जो ओरल टेम्परेचर जो है अंडर द टंग, उसमें ये टेम्परेचर हम लोग लेते थे, मगर अब तो जानते हैं अभी क्या है कि मरकरी जो थर्मामीटर है वो ऑब्सोलीट होने जा रहा है। और अभी जो है ये जो सेंसर वाला जो थर्मामीटर जो है वो आ चुका है।
तो हम लोग अभी पेरिफेरल जो पेरिफेरी से जो स्किन के नीचे जो जहाँ पे लार्ज आर्टरीज जहाँ पे है, या जो आर्टरी पेरिफेरल जो हम लोग का स्किन के जस्ट नीचे है, डीप नहीं है, वहां से हम लोग बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो तस्वीर डाले हैं, एक है फोरहेड से और एक है देखिए कान के अंदर से, ऐसे लेते हैं हम लोग। तो अभी जो कन्वेंशनल जो मेथड था उसके हम लोग बोलते थे कि ये जो एक्जिला जो पेरिफेरी से जो मार्करी थर्मोमीटर से जब लेते थे, एक्जिला में टेम्परेचर जो था वो 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता था ओरल टेम्परेचर से, और रेक्टल टेम्परेचर जो है वो ओरल टेम्परेचर से 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता था। क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर इज द कोर बॉडी टेम्परेचर, मगर क्या है वो तो हर रोज नहीं लिया जाता है, मगर हम लोग पेरिफेरी से देखते हैं, जैसे अभी इस तस्वीर में जैसे दिखाया गया है। नाउ सो अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि फीवर क्या है, यानी कि बुखार क्या है, तो बुखार ये एक स्टेट ऑफ एलिवेटेड कोर बॉडी टेम्परेचर है, विच इज ऑफन, ये इसका हिंदी मुझे मालूम नहीं है, तो विच इज ऑफन बट नॉट नेसेसरली इज अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और हम लोगों का जो डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो आते हैं, ये डिफेंसिव रिस्पॉन्स के लिए समटाइम्स क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाते हैं। ये डिफेंसिव रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट में होता है ना, टू द इन्वेशन ऑफ लाइफ, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनएनिमेट मैटर, और सिस्टमिक फॉर्मेशन ऑफ सच इनएनिमेट मैटर्स। ये जो होते हैं, जो एक तो जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं इनएनिमेट बहुत सारे मैटर से, मान लीजिए कि हम लोगों का अगर बॉडी में कोई सिस्टमिक फॉर्मेशन ऑफ इनएनिमेट मैटर, मान लीजिए कि हम लोगों का बॉडी में किसी का, ऐसे मान लीजिए कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह है, या किसी का कोई कैंसरस स्टेज अगर है, ऐसे हैं, या ऐसे कुछ या अपना सिस्टम के अंदर, बाहर से बाहर वाला कुछ नहीं, अपना सिस्टम के अंदर में कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो वो जो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस है वो क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, एंड दैट इज पैथोजेनेटिक और एलियन टू द होस्ट जो है। इसीलिए हम लोग का जो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम उसके चलते हुए रिस्पॉन्स करता है, और ये रिस्पॉन्स के चलते हुए जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग उसको फीवर कहते हैं। So it's a state of elevated core temperature, which is often but not always, or not necessarily rather, part of the defensive organ or responses of multicellular organism to the invasion of live or inanimate matter, or systemic formation of such inanimate matters recognized as pathogenic or alien by the host। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये फीवर क्यों होता है, छोटा छोटा सा एक स्लाइड में थोड़ा सा बोलने से हो जाएगा। ये जो हम बोल रहे थे कि बाहर से अगर कोई इन्फ्लेमेटरी कोई एंटीजन कोई आ रहा है हम लोगों का सिस्टम में, या हम लोगों का सिस्टम में ऐसा कोई कुछ होता है कुछ, देयर आर सम देयर आर सम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आर देयर। तो उसमें क्या है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 2 है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर TNF है, इंटरफेरॉन्स है। तो ये जो चीज़ है, ये जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली हम लोगों का ब्रेन का जो हम लोगों का जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे हम लोगों का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। और ये जो साइटोकाइंस वगैरह जो है, ये हम लोगों का खून से मिल के, ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन में अगर जाता है, तो उसमें जाके क्या करता है, वहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए, जो PGE2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये सिंथेसाइज करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, वो हम लोगों का ब्रेन का एक पोर्शन है हाइपोथैलेमस में, जिसको हम बोलते हैं प्रीऑप्टिक एरिया। तो वहाँ वहाँ ये हम लोगों का वहाँ पे एक EP3 रिसेप्टर बोलते हैं उनको, वो रहता है PGE2 के लिए। तो PGE2 क्या करता है, EP3 रिसेप्टर के ऊपर अगर काम करता है, तो वो बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसका जो थार्मो रेगुलेटरी हम लोगों का जो सिस्टम है, उसका वो थोड़ा क्या होता है, अप रेगुलेट हो जाता है, और वो जो बॉडी का जो सेट पॉइंट जो है बॉडी का टेम्परेचर का, वो ऊपर चला जाता है। और इसमें क्या होता है, तो फिर बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम लोगों का है, जो मेंटेन कर रहा है हाइपोथैलेमस ब्रेन का, वो अगर ऊपर जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिर हम लोगों का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर फिर बढ़ाना होता है। इसलिए क्या होता है, जो पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि खून पेरिफेरी में ज्यादा नहीं जा रहा है, पूर सेंट्रल सर्कुलेशन में जा रहा है, और पेरिफेरी में अगर नहीं जा रहा है, तो वहां पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा एक
शिवरिंग होना, और हाथ का तला, पैर का तला, ये क्या होता है, ठंड हो जाता है। और उसके संग संग क्या होता है, देखिएगा हम लोगों का और इसमें टेम्परेचर बॉडी को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, एक तो इन्फॉर्मेशन के चलते हुए हो रहा है, और क्या है, बॉडी का जो मसल्स है ना उसका कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाता है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या होता है, कैलोरीजेनेसिस होता है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी के लिए बुखार जब आते हैं, बुखार आने के पहले ऐसे शिवरिंग होता है, हाथ का तला, पैर का तला थोड़ा ठंड हो जाता है, और उसके जो कपकपी जो होता है वो होता है, और आदमी का बुखार आता है। और अगर सेट टेम्परेचर जो है, सेट पॉइंट वो अगर अचीव कर लिए, उसके बाद क्या होता है, फिर बुखार घटता है अगर, तो अगर घटता है तो फिर क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन होता है, और उसमें क्या होता है, फिर जो पर्सपिरेशन जो है, पर्सपिरेशन हो जाना चालू हो जाता है। और पर्सपिरेशन अगर हो गए तो बॉडी के जो सरफेस से ये क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और फिर धीरे धीरे बॉडी ठंडा होता है। जरा क्योंकि ये परिसर ये नहीं है कि पैथोफिजियोलॉजी पूरा बोलना है, तो मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आप थोड़ा एक बार इसका पैथोफिजियोलॉजी जो है वहां पे देख लीजिएगा। मगर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग होम्योपैथ हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसा चीज, वो वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि अगर बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है, या बॉडी में ऐसा कोई पैथोजेनेटिक कोई रिएक्शन हो रहा है, या बॉडी में कोई ऐसा कोई, अगर जिसको हम पायरोजेन्स बोलते हैं, ठीक है ना, पायरोजन हम लोग का ड्रग भी है, मगर देयर इज, अगर कोई जो ऐसा पायरोजन फैक्टर्स जो है, जो हम लोग बोल रहे थे, जो ऑब्वियसली PGE2 जिसका अल्टीमेट सिंथेसिस है, तो अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है तो हो रहा है। मगर कहीं सारा ऐसा होता है कि जिसमें ये सब कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बहुत कुछ, अगर बहुत कोई आदमी चौंक गया है, या बहुत कुछ शॉक में आ गया, या बहुत मेंटली अगर कोई इमोशनल अगर स्ट्रेस में आ गया, तो उनमें भी जो है ना, उसमें भी फीवर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें इसको हम लोग बोलते हैं साइकोजेनिक फीवर। तो क्योंकि हम लोग होम्योपैथ हैं, तो हम लोग को ये चीज थोड़ा और हम लोग को देखना है, क्योंकि साइकोजेनिक फीवर जो है ना, उसमें वो जो एंटीपायरेटिक जो ड्रग लोग एलोपैथी में जो दिया जाता है उसमें नहीं काम करता है। इसमें थोड़ा फिर उन लोगों को साइकेट्री जो ड्रग है वो उन लोगों को देते हैं। मगर वी हैव अ वेरी गुड स्कोप ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई थॉट कि यहाँ पे मुझे थोड़ा ये बोलना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक्चुअली इंक्रीजेस द कोर बॉडी टेम्परेचर। कैसे होता है कि इसमें एक सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का जो है ये यहाँ पे काम करता है। उसमें बीटा 3 एड्रेनल रिसेप्टर्स मीडिएटेड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, कहाँ पे, इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू। एंड दिस ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें क्या होता है, जे इसमें ए एक्यूट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक्चुअली इंड्यूसेस द ट्रांजिएंट मोनोफेजिक इंक्रीज इन कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें भी वो प्री ऑप्टिक जो एरिया है वहां पे ये PGE2 का जो सिक्रेशन जो है, ये जो फॉर्मेशन जो है ये बढ़ता है, और उसमें भी फीवर आता है। इसमें क्या होता है, ये रिपीटेड, और एक चीज देखा गया है कि ये फर्स्ट टाइम जो अगर स्ट्रेस है तो उसमें तो बुखार बहुत ज्यादा आता है, मगर इसमें अगर रिपीटेड कुछ स्ट्रेस हो रहा है उसमें, तो दैट इंड्यूसेस द एंटिसिपेटरी हाइपरथर्मिया, एंड दैट रिड्यूसेस द डायurnal चेंजेस, जो डायurnal चेंज मैंने पहले बोला है, और स्लाइटली इंक्रीजेस द कोर बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द डे, अगर रिपीटेड स्ट्रेस अगर रहता है। और क्रॉनिकली अगर स्ट्रेस कोई, ये एनिमल स्टडी का जो है, एनिमल स्टडी का हम लोग बोल रहे हैं कि क्रॉनिकली अगर कोई स्ट्रेस्ड है तो वो डिस्प्ले करता है कि एक इनहेंस्ड हाइपरथर्मिक रेस्पॉन्स टू अ नोवल स्ट्रेस। ओके, और उसमें क्या होता है, पास्ट फियरफुल एक्सपीरियंसेस इंड्यूसेस कंडीशंस ऑफ हाइपोथर्मिया टू द फियर कॉन्टेक्स्ट। सो इसमें भी देखिए, जो पास्ट हिस्ट्री जो है फियर का, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का ये हम लोगों को लेना चाहिए। और द जो कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है साइकोजेनिक फीवर में, पेशेंट में, ये इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, एंड ये अभी तक पूरा इट्स नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। बट इट हैज बीन, ये जो देखा गया है कि इसमें ये होता है कि अगर स्ट्रेस है, अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो उसमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें हम आएंगे, हम जब बाद में स्लाइड में आएंगे हम दिखाएंगे वो वहाँ पे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में कैसे फीवर आता है पेशेंट को। सो ये जो स्ट्रेस है उसमें भी, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में भी मगर फीवर होता है। ऐसा नहीं है कि
अगर कोई एंटीजन कोई बाहर से आ रहा है और आपका बॉडी का जो इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वहाँ पे काम कर रहा है और उसी से आपका बुखार हो रहा है, या बॉडी में कोई अगर पैम्स या डैम्स वगैरह आ रहा है और कोई ऐसा अगर हो रहा है क्या, या आपका बॉडी में कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के चलते हुए कोई फीवर हो रहा है, ऐसा ही नहीं। इसमें ऐसा ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई एंटीजन नहीं, कुछ स्ट्रेस में भी बुखार आता है। तो एक चीज हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि फीवर और हाइपरथर्मिया में थोड़ा एक डिफरेंस है। ये हाइपरथर्मिया में एक्चुअली जो होता है ये अनरेगुलेटेड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है। और इन जहाँ पे क्या होता है, जो पायरोजेनिक जो साइटोकाइंस जो होता है वो पायरोजेनिक साइटोकाइंस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, देयर इज अ फेलियर ऑफ थार्मोरेगुलेटरी होमियोस्टेसिस। दैट मींस अनकंट्रोल्ड हीट प्रोडक्शन बॉडी में होता है, और इनएडिक्वेट हीट डिसिपेशन होता है बॉडी से, और डिफेक्टिव हाइपोथैलेमिक थार्मोरेगुलेशन। मेनली जो कोर जो इसका जो फीचर्स जो है, ये डिफेक्टिव हाइपोथैलेमिक थार्मोरेगुलेशंस भी इसमें होता है। सो हाइपरथर्मिया इज नॉट नेसेसरली अ फीवर, सो इट मे बी अ सेपरेट कंडीशन टू, दैट इज द थिंग। और थोड़ा दो तीन बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कुछ कंडीशन ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक फीवर। एसेप्टिक फीवर में मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हीट स्ट्रोक जो है, ये गर्मी का मौसम में बहुत सारा देखते हैं। जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं या शहर में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हीट स्ट्रोक ये लोग मिलते हैं। कोई कोई कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोमास दे, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, उसमें जो 20 सिम्टम्स है जो वो उसमें फीवर आता है। इनके सब ल्यूकेमिया ऑब्वियसली, ये कोलाजन वास्कुलर डिजीज, इसमें देखिए कि बाहर से कोई पैथोजन नहीं आ रहा है, ये अंदर से आपका बॉडी में हो रहा है। पॉन्टाइन हेमोरेज, सेरेब्रो पॉन्टाइन एंगल हेमोरेज, जिसमें हम 3P बोलते हैं, ठीक है ना, पिन पॉइंटेड प्यूपल, पॉन्टाइन हेमोरेज एंड ऑब्वियसली पायरेक्सिया। तो इसमें भी होता है। एंड इन केस ऑफ थायराइड स्टॉर्म, इन केस ऑफ एक्यूट माइक्रोल इन्फाक्शन में भी अगेन वहाँ पे क्या होता है, एक माइक्रोल इन्फाक्शन अगर हो जाए, जो हार्ट का जो मसल्स है उसका जो नेक्रोसिस हो रहा है उसका चलते हुए कि जो बॉडी में थोड़ा साइटोकाइंस अपरेगुलेट होता है, उसमें फीवर आता है। इन केस ऑफ गाउट, इन केस ऑफ क्रैश इंजरी, आप लोग सर्जरी में जब पढ़े हैं तो वहाँ पे दिखा है कि क्रैश इंजरी के बाद में फीवर आ जाता है ऑब्वियसली। एंड देन ड्रग इंड्यूस्ड। और एक टर्म और मैं बोलना चाहूंगा कि हेक्टिक राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें ये बिग स्विंग टेम्परेचर भी हम बोलते हैं, कि ये टेम्परेचर राइज होता है विद चिल एंड ड्राइगर, इट पासिस फॉर फ्यू आवर्स एंड देन सडनली फॉल्स विद प्रोफ्यूज स्वेट। एंड इसमें किस में होता है, इफ देयर इज अ पेंट अप पास इन बॉडी, और इन केस ऑफ सेप्टिसिमिया, और इन केस ऑफ पाइमिया, इन केस ऑफ वायरिमिया, इन केस ऑफ एडवांस ट्यूबरकुलोसिस, इसमें होता है। क्यों हम लोग बोल रहे हैं इनको, अगर ये चीज अगर ऐसे मान लीजिए कि एक पेशेंट आपके पास आया है, उसका फीवर है, और आप मान रहे हो कि उसका कोई इन्फेक्शन है, नहीं इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, उसमें एसेप्टिक फीवर हो सकता है। और अगर इसमें हेक्टिक राइज ऑफ टेम्परेचर ऐसे हो रहा है कि शाम के टाइम में बहुत फीवर आ रहा है, और रात भर बहुत सारा बुखार रहा और सुबह के टाइम में वो बुखार बहुत सारा पर्सपिरेशन होके बुखार निकल गया। तो ये जो हेक्टिक राइज ऑफ टेम्परेचर जो है उसमें ये चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस यंग बट है, इसीलिए मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा। सो ये एक चीज होता है, ये जो बिग स्विंग टेम्परेचर हम लोग बोल रहे थे कि हेक्टिक टेम्परेचर में यहाँ पे एक एक चीज और भी होता है जहाँ पे नो बिग स्विंग, बिग स्विंग यहाँ पे नहीं रहता है, मगर उसमें चील एंड राइगोर ये रहता है। और चील एंड राइगोर जो है वो जो कपकपी होना और उसके बाद बहुत ठंड लगना जो ऐसे होता है, ये वो हेक्टिक राइज ऑफ टेम्परेचर के जो रीजंस मैंने बोला है उसे छोड़ के खूब बहुत कॉमनली जिसमें मिलता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मिलता है। मलेरिया, चलिए मलेरिया अब जब होता है तो आपके पास अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, उसमें आता है यहाँ पे। और इन केस ऑफ कोलेंजाइटिस, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, इन केस ऑफ कोलेंजाइटिस अगर कोई गॉल ब्लैडर ये इसका जो अगर पेशेंट है, तो ऑब्वियसली और उसमें भी अगर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो चारकोट्स बिलियरी ट्रायड जो है वो थोड़ा याद रखिएगा। सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसको हम अभी बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसमें होता है, ट्रांसफ्यूजन हैजार्ड्स में होता है, एंड ऑब्वियसली फाइलेरियोसिस में होता है। मगर इसमें कौन सा चीज हम लोगों के पास ज्यादा आता है, यूटीआई इज अ वेरी कॉमन थिंग, वो हम लोगों के पास बहुत सारे आते हैं। और कोलांजाइटिस, और ये आप क्यों हम लोगों ने आपको ये चारकोस बिलियरी ट्रायड बोला है, क्योंकि ये जो सर्जरी के बचते हुए हम लोगों के पास चले आते हैं किसी किसी टाइम में, अगर कोलिलिथियसिस है, अगर कोलिडोकोलिथियसिस है, अगर कोलांजाइटिस है, तो वो आज चले आते हैं, तो उस टाइम में एक बार देख लीजिएगा
ठीक है ना। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है ऑब्वियसली डेंटल पेशेंट जो जिसका जो ओरल पूर ओरल हाइजीन जो जिसका होता है, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का अगर कोई हिस्ट्री है तो, अगर और फीचर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस आप लोग पढ़े हैं, उसमें जो सिम्टम्स हैं अगर वो उसमें है, तो स्प्लिंटरिक हेमरेज अगर है तो उसमें देख लीजिएगा। और ये फाइलेरियोसिस यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हम लोग तो इतना ध्यान नहीं पाते हैं, मगर बिहार के साइड में या झारखंड के साइड में अगर है तो वो वहाँ पे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये भी मेरा बोलना है आपको। और एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें होता है कि मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है सेवरल लोकेशंस में। और इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन एक्चुअली ये मोर देन 2 वीक्स अगर ये रहा ऐसा टेम्परेचर, जिसमें ये 1 वीक इधर ऐसे होता है कि अगर ये आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो किस टाइम में, अगर ये जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में अगर भर्ती हुए हैं फॉर फॉर लास्ट 1 वीक, और ये अगर वो 3 बार आपके ये ओपीडी जो विजिट है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ओपीडी विजिट अगर उनका हो गया है, आपने रूटीन जो टेस्ट वगैरह है वो सब आपने कर लिए हैं, फिर भी फीवर का अगर पता नहीं चल रहा है, तो उसी जो क्लिनिकल कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। ये फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में थोड़ा ये 4 चीज एक बार याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मैलिग्नेंट कंडीशन में हो सकता है, लाइक लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज, इन केस ऑफ मल्टीपल मायलोमा, and obviously and then in case of carcinoma like lung carcinoma, in case of renal cell carcinoma, it's very commonly found in case of autoimmune disorders like जिसमें rheumatoid arthritis is very very common thing, and obviously then anti-phospholipid antibody syndrome। ये rheumatoid arthritis तो आपको joint pain से bilaterally symmetrical polyarthritis with morning stiffness, ये तो उसमें पता चल जाएगा। एंटी एंटीबॉडी सिंड्रोम जो होता है, जो यंग लेडी लोग आते हैं, देखिए शादीशुदा यंग लेडीज आपके पास आएंगे, देखिएगा उसके संग पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस होगा, और उसके संग उसका जो रिपीटेड मिसकैरेज का एक हिस्ट्री होता है उसमें। इसीलिए ऑब्वियसली आप सेपिया का जो फेस है, टेल टेल फेस, आप जानते हो, उसके बाद पॉलीआर्थराइटिस एंड ऑब्वियसली systemic other inflammations and features of systemic other inflammations, or and obviously along with that ANE will be positive, and that you know, उसमें हम इतना नहीं जाते हैं। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, स्क्लेरोडर्मा, ये जो चीज है इसमें भी ये पायरेक्सिया हो सकता है। मेरा बोलना, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उसमें हम लोग इस इन फीवर को ना भूले। नाउ इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक एक्स्ट्रा पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है आपको मानो, ठीक है आप पता चलता है कि इसको रिपीटेड खांसी हो रहा है, 2 हफ्ते की ज्यादा खांसी हो रहा है, खांसी में बेलगम निकल रहा है, उसमें खून आ रहा है, ऑब्वियसली बॉडी वेट रिड्यूस हो रहा है, उसका जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो रहा है। ये तो हम लोग क्लासिकली बोलते हैं, मगर आजकल जो हम लोगों का पास जो जो टीबी का पेशेंट आते हैं ना, पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वो बहुत सारा ये नॉन क्लासिकल सिम्टम्स लेके आते हैं, ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स से आते हैं बहुत सारे लोग। सो इसमें भी थोड़ा हम लोगों को सावधानी बरतना होगा, क्योंकि अभी एमडीआर एक्सडीआर ज्यादा आ रहा है, और उसके संग संग ये सब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, देन सबफ्रेनिक एब्सेस अगर वहाँ पे है, हेपेटिक एब्सेस पहले बहुत सारा मिलता था, अभी इतना नहीं मिलता है। ब्रुसेलोसिस ये अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ब्रुसेलोसिस का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे वो छाग जो होता है ना, जो गोट बोलते हैं, अगर वो गोट का जो या गवादी जो पशु है जो होता है, जहाँ जो जो पालते हैं उनमें ब्रुसेलोसिस ज्यादा होता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि छाग का जो मिल्क होता है ना, जो उसका जो मिल्क, अगर कच्चा जो मिल्क है वो अगर पी रहा है, तो उन लोगों का, और जो जिसको वो लोग जो मांस वगैरह इसके बिजनेस जो करते हैं, उनमें ब्रुसेलोसिस बहुत सारा सारा अभी हो रहा है, कलकत्ता यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नाउ फंगल इन्फेक्शंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस आल्सो, and in case of AIDS that means acute immune deficiency syndrome, and HIV AIDS obviously two distinctly different thing। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। और उसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसमें भी मगर जो क्रॉनिक जो या ज्यादातर हेपेटाइटिस सी में, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में अगर ऐसे मान लीजिए धीरे धीरे जैसे बुखार हो रहा है, एपेटाइट घट रहा है, हेपेटाइटिस सी का जब जब ये, क्योंकि ये मोस्टली सब क्लिनिकल रहता है, और इसका लाइक सीरम सिकनेस लाइक फीचर्स लेके आते हैं। क्योंकि जब हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट होता है, होते 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 हम लोग देखते हैं कि हम लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, और उसमें पूरा जो पैथोलॉजी पूरा लीवर को अफेक्ट कर गया, सिरोसिस डेवलप कर गया, उसके बाद पता चलता है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिन लोगों का होने के चांसेस ज्यादा है, आप लोग जानते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें उन लोगों का थोड़ा ध्यान ध्यान रखिएगा। और देयर आर सम ड्रग्स, एंड ऑब्वियसली ड्रग्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग यूज में इसमें ये होता है। सो पैटर्न्स ऑफ फीवर में लेके अगर हम लोग देखते हैं,
तो क्लिनिकली हम लोग एकदम ये इसको भाग कर लेते हैं तीन भाग। वन इज रेमिटेंट, वन इज इंटरमीडिएट एंड वन इज कंटिन्यूअस। सो रेमिटेंट, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें होता है रेमिटेंट में। ये रेमिटेंट या ये कॉन्टिन्यूअस, ये रेमिटेंट और कॉन्टिन्यूअस दोनों 24 आवर्स में बेसलाइन टच नहीं करता है। और ये जो इंटरमीडिएट है ये आके 24 आवर्स में बेसलाइन टच करता है। तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि हम लोगों का अगर अगर हॉस्पिटल में देख रहे हैं या प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, अगर कोई बुखार से बीमार कोई आदमी आपके पास आ रहा है, बुखार की जो जो भी है, बुखार इज अ क्लिनिकल सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज एट ऑल। तो अगर उसको बोलिएगा कि आप 1-2 घंटा बाद बाद आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से देख के थोड़ा नाप के उनको लिख के रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लिनिक्स में भी हेल्प करेगा, मेडिसिन सिलेक्शन में भी हेल्प करेंगे, और ये टेम्परेचर का जो पैटर्न है इसमें इसको भी देखने में आपको हेल्प होगा। और अगर क्योंकि इसमें अगर आप देख लिए तो उसमें अगर आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प होगा कि क्या हो सकता है इसमें, कि पीछे का रीजन क्या है, ये खूब बहुत इजी से आप निकाल सकेंगे। क्योंकि रेमिटेंट फीवर में बहुत सारा जो ये होता है कॉमनली जो होता है, मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, दैट मींस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन एक्यूट ब्रोंकोन्यूमोनिया, इन केस ऑफ एमीबिक लिवर एब्सेस, ये बहुत पहले होता था। pulmonary tuberculosis, in case of continuous temperature where the difference is between is high and low is less than 1 degree centigrade or 1.5 degree Fahrenheit, इसमें है लोबर न्यूमोनिया, सेकेंड वीक ऑफ एंटेरिक फीवर। इन केस ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, रोमैटिक फीवर इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। और इंटरमीडिएट जो है इसमें हम बाद में आते हैं, जो मैलेरियल जो अर्थात मान लीजिए इनका जो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ये जो होता है जो मलेरिया हम लोग बोल रहे हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल, और मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इसमें होता है कि ये जो एक्चुअली जो इंटरमीडिएट वैरायटी जो होता है इसमें ये ज़्यादा आता है, एंड ऑब्वियसली इन केस ऑफ क्वार्टन मलेरिया। सो देखिएगा इसमें क्या है, ये टार्शियन एक तो बोलते हैं हम लोग इनको, ये इंटरमीडिएट को हम लोग तीन भाग में भाग कर लेते हैं। वन इज कोटिडियन, दैट मीन्स डेली राइज एंड डेली फॉल, एंड वन इज टार्शियन, दैट मीन्स एट एवरी 48 आवर्स जो है ये बुखार आता है, और क्वार्टन दैट मीन्स एवरी 72 आवर्स में ये बुखार आता है। तो अगर कोटिडियन मान लीजिए ये डेली राइज डेली फॉल हो रहा है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें मैंने पहले भी इसको बोल चुके हैं, फिर भी ये पेंट अप पास अगर आपके बॉडी में है तो बिग स्विंग टेम्परेचर अगर इसमें होगा, ये pulmonary tuberculosis, bacterial infection like UTI, and obviously double infection with Plasmodium vivax. Tertian malaria is mostly is 48 आवर्स में होता है, ये benign tertian malaria and malignant tertian malaria जो है Plasmodium falciparum से। तो इफ इट इज अ टार्शियन मलेरिया देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि फैल्सी अगर है तो ऑब्वियसली इसमें सेरेब्रल मलेरिया जो है वो होता है, तो इसमें पेशेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सावधानी से देखना है। और आपको क्वार्टन राशियन मलेरिया ये इतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग का प्लाज्मोडियम मैलेरी से ये इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं पाते हैं। अगर आपके वहाँ पे हुए हैं तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये मानसून है, बरसात का मौसम जो है इसमें, हाँ यहाँ पे ज्यादातर जो पाते हैं ये वेस्ट बंगाल में, ये बिहार में, ये इस साइड में देखिएगा, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का मलेरिया जो है ये ज्यादा होता है। तो और ये पैटर्न्स ऑफ फीवर जो हो एक होता है, इसमें और एक वैरायटी आता है ये टेम्परेचर के वैरायटी में। तो एक है पीरियडिक फीवर, दैट मीन्स अ पीरियड ऑफ पायरेक्सिया फॉलोड अप बाय अ पीरियड ऑफ एपायरेक्सिया। ये पीरियडिक फीवर जो है ये इसमें अगर ऐसे मिल रहा है, ये देयर इज अ पीरियड ऑफ पायरेक्सिया, एकदम 4-5-6-7 दिन से बुखार रहा, उसके बाद फिर एक हफ्ता 1.5 हफ्ता बुखार नहीं है, फिर से 1-1.5 हफ्ता से फिर बुखार आ गया। अगर ऐसे हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम हॉजकिंस लिम्फोमा। और इसके जो पैटर्न है हॉजकिंस लिम्फोमा में, हम लोग उसको बोलते हैं पेल एब्स्टेन राइज ऑफ टेम्परेचर। इसे छोड़ के ब्रुसेलोसिस में और ये जो रिलैप्सिंग फिगर जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले वाला स्लाइड में जो बोले हैं उसका जो है कोटिडियन टार्शियन क्वार्टन जो है, इसमें भी ऐसा आता है, वो आता है। रूल ऑफ थंब एक काम कर सकते हैं हम लोग अभी, हम देखते हैं कि अगर हम लोग हर रोज का अगर देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रोग लेके तो हम लोगों के पास इतना जल्दी जल्दी पेशेंट नहीं आता है, मगर जो भी रेगुलर बेसिस में हम लोगों के पास अभी मिल रहा है, देखिए आप एंटीबायोटिक का जो एरा है इसमें तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत सारा बैक्टीरिया फिर से आ रहा है,
मगर अभी जो दबदबा जिसका है वो है वायरल डिजीज का। और वायरल डिजीज में देखिएगा टेम्परेचर वैरायटी जो है वो रेमिटेंट टाइप टाइप का जो है ना, ये एकदम खाता खोलते ही है 103 104 से। और ये पेशेंट का जो आते हैं पेशेंट या पेशेंट का जो रिलेटिव है वो आके बोलता है कि डॉक्टर साहब टेम्परेचर तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये बेसलाइन टच नहीं कर रहा है, वो 103 4 उठ रहा है फिर 102 में आ रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो 101 102 टेम्परेचर ज्यादा होता था, बहुत सारा टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर देखिएगा 103 104 105 ऐसे हो रहा है। सो मोस्टली दीज आर वायरल फीवर बिकॉज ऑफ, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ if there is a bacterial infection, then obviously it will be a continuous type of temperature. And in case of intermittent, obviously इंटरमीडिएट के अगर 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 ऐसा है तो डेली, अगर अगर कोटिडियन वैरायटी है तो ये वैरायटी आप लोग सोच सकते हैं। और अगर ये टार्शियन या क्वार्टन टाइप का है तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इससे हो रहा है। तो ये जो पैरासाइट्स जो अगर इसमें है तो मलेरिया पैरासाइट तो उसमें हो रहा है। तो ये सो वायरल एंड बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक फीवर जो है इसको आप ऐसे सोच सकते हैं। दैट इज अ रूल ऑफ थंब, बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज इट विल बी ट्रू। देन एक चीज, ये थोड़ा एक एल्गोरिदम जो है इसमें है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस जो भी जिसके के लिए भी होता है, इसका थोड़ा एक एल्गोरिदम में इसमें मैं इसके डिटेल डिस्कशन में मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपका साइट में रहेगा, आप देख लीजिएगा बाद में। और क्योंकि हम लोग होम्योपैथ हैं, यहाँ पे एक चीज हमको फिर यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे जाने के पहले, कि अगर अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है फीवर लेके, तो प्लीज उसको ठीक तरह से क्लिनिकली अगर चेक कीजिएगा। उसका जो ब्लड टेस्ट जो है, कॉमन ब्लड टेस्ट जो हम लोग को चाहिए वो कीजिएगा। एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर हो तो हम इन डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं कि क्या क्या टेस्ट करवाना है क्या नहीं करवाना है। एंड ऑब्वियसली जो जो कंडीशंस मैंने अभी तक बोले हैं वो कंडीशंस जो है उनको थोड़ा याद में रखे आप लोग। आई आई थिंक यू आर ऑब्वियसली यू नो दैट कौन सा टेस्ट क्या करना है, तो अगर वो थोड़ा करवाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आया और सिम्टम देखे उसके ऊपर से हम दवाई दे दिए, क्योंकि ये अभी ठीक नहीं है। आपको बोलना है कि अगर बुखार, क्योंकि डिजीज फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन, इट्स अ क्लिनिकल साइन, यू कैन सी दैट दिस थिंग। सो इट इज, तो हम फीवर तो आप डायग्नोसिस नहीं करते हो। फीवर किसके लिए होता है, किसके लिए है, वो डायग्नोसिस करना है तो आपको डायग्नोसिस करना है। क्योंकि डायग्नोसिस नहीं करना है ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ ये फीवर का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो करना है होम्योपैथिक फिलोसॉफी में हम लोगों का ऑर्गेनोन में, तो वो थोड़ा अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, ऑब्वियसली यू नो दैट ये सेक्शन 72 टू 104, वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अगर देखिएगा वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज दिया गया। और फिर इंटरमीडिएट फीवर जो है 231 से 235 होके 244 तक वहाँ पे लिखा गया है, जो इंटरमीडिएट डिजीज के अंदर में। तो वो ये फ्रॉम 72 टू 104 देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर, क्योंकि अभी तक इस स्लाइड के पहले तक हम जो लोग जो भी बोल रहे थे दैट वाज थियोरेटिक मेडिसिन, क्योंकि बुखार लेके आपके पास आते हैं, आप डायग्नोसिस भी कर दिए किस लिए बुखार है, मगर आप अगर उसको नहीं सारा दवाई दे पाओगे और उसको बुखार अगर उसको बुखार को घटा नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सो वहाँ पे देखिएगा 231 में इंटरमिटेंट जो डिजीज वहाँ पे लिखा गया फेब्राइल एंड नॉन फेब्राइल। उसके बाद 235 में इंटरमिटेंट फीवर और उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन। अगर बुखार लेके आ रहा है तो पहले जो है नॉन एंटीसोरिक जो ड्रग है वो देके हम लोगों को उसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू करना चाहिए। और जो जिसका जो सिम्टम्स जो है वो, और यहाँ पे एक चीज लिखा गया है ये 235 के लास्ट में देखिएगा, लास्ट दो लाइन, तो वहां पे लिखा गया है सिम्टम्स ऑफ एफेब्राइल टेस्ट स्टेट मस्ट बी द चीफ गाइड। मान लीजिए मैं ये दो ड्रग यहाँ पे एक बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए नेट्रम म्यूरियाटिकम का फीवर है, उसका भी फीवर है। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों का यूपेट्रियम परफोलेटम है, दोनों का ही फीवर है। और इसका लगभग लगभग अगर दोनों के फीवर लेके आए गए तो अब अगर देखिएगा एफेब्राइल स्टेट में, इन केस ऑफ यूपेट्रियम परफोरेटम देखिएगा जो उसका जो हेडेक है, फीवर का स्टेट में सीवियर बोन पेन्स था, उसका थर्स, उसका नौसिया वोमिटिंग जो भी था सब उसके संग संग हेडेक था। एफिब्राइल स्टेट में उसका जो हेडेक है वो जब जब बढ़ जाता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू फॉर प्रिस्क्राइबिंग दैट यूपेट्रियम परफोरेटम, क्योंकि ऐसे बोन पेन और भी ड्रग्स में है।
मगर वो एफिब्राइल स्टेट में जो इसका जो ये जो हेडेक बढ़ रहा है, वो जो अनकॉमन पिक्यूलियरिटी जो है, दैट इज अ चीफ गाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग यूपेट्रियम पारफोलिटम, है ना। तो इसी के चलते हुए तो वो यहाँ इंटरमिटेंट फीवर में 235 में जो लिखा गया है वो एंटीसोरिक मेडिसिन देना है, और वहां पे जो चीफ गाइडिंग जो है वो सिम्टम्स एफिब्राइल स्टेट का जो है वो याद रखना चाहिए। 236 237 में देखिएगा, वहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एफिकेशियस टाइम फॉर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन वहां पे लिखा गया है। क्योंकि अगर टेम्परेचर जब आ रहा है उसी टाइम में अगर आप होम्योपैथिक दवाई दोगे तो सिनर्जिस्टिक एक्शन में बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर आपका पीक में रीच कर गया है, या टेम्परेचर अगर जिस टाइम में अगर नहीं है, अगर टेम्परेचर जिस टाइम में उसका नहीं है उस टाइम में दवाई दो, या टेम्परेचर आके एक जगह फिक्स हो गया और नहीं बढ़ रहा है और डिक्लाइन कर रहा है, नीचे वाला में आ रहा है, अगर ग्राफ के अगर प्लॉट कर रहे हो उस टाइम में अगर दे सकते हो। क्योंकि अगर ऐसे हो रहा है कि जो इसका जो टेम्परेचर आना और जाना, ये जो दो टेम्परेचर का जो पीक है, अगर उसके बीच में टाइम अगर कम है आपको, तो जब टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है उस टाइम में आप दवाई दीजिए, ये भी वहां पे लिखा गया है। इन सेक्शन 238 में देखिएगा, चेंज ऑफ प्लेस फॉर द रिमूवल ऑफ कॉज ऑकेशन इज की कोई कोई बार ऐसा होता है कि फीवर लेके आप के पास पेशेंट आ रहा है, मान लीजिए उसका हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो घर है वो जहाँ पे रहता है, या इस वो जहाँ पे रहता है, और उसका जो डैम्पनेस है उसका रूम का, या वो जो एनवायरनमेंट है, हैनीमैन साहब ने वहाँ पे लिखा था मार्शी डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तो मार्शी डिस्ट्रिक्ट हर एक टाइम में मार्शी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, मतलब आप बिहार के कुछ कुछ इलाका में है मार्शी डिस्ट्रिक्ट टाइप का है, अभी है तो, मगर यहाँ पे तो मार्शी डिस्ट्रिक्ट ऐसे नहीं है। मगर मार्शी डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, अगर ये वाटर लॉक्ड एरिया है या डैम्प एरिया है जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन ठीक से नहीं होता है, धूप नहीं आ रहा है, तो उनको बोलिएगा थोड़ा प्लेस चेंज करने के लिए। ये वहां पे लिखा गया है, इन चेंज इफ द चेंज ऑफ प्लेस फेल्स, अगर ये सारे के सारे चीज आप कर लिए फिर भी नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली कंसीडर इट एज अ फ्लेयरिंग ऑफ सोरस, एंड इफ यू गिव देन एंटीसोरिक मेडिसिन वहां पे आपको देना है। और यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है ये मैं इसका बात कर रहा था, एक बार देख लीजिएगा। एफ्रोजम नंबर इसमें थोड़ा एक बार देखिएगा, ऑर्गेनोन में 241 में लिखा गया है होम्योपैथिक स्पेसिफिक फॉर एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर। तो उसका जो जेनस एपिडेमिकस का जो चर्चा है हम लोग कोविड के टाइम में कर रहे थे फिर भी, तो उसका जो गाइडलाइन जो ऑर्गेनोन में आप उसी गाइडलाइन के ऊपर से चलिएगा। इफ अ स्पेसिफिक फेल्स दैट मीन्स एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर में, अगर एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर में ही आप स्पेसिफिक दे सकते हो और दूसरे में नहीं। इफ दैट स्पेसिफिक फेल्स देन गिव अ हाई पोटेंसी ऑफ सल्फर और हिपर, ये यहाँ पे लिखा गया है इन 242 में, सल्फर और हिपरसल्फ हाई पोटेंसी में। मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे जो दवा जो पेशेंट आते हैं ना, हर एक टाइम में फ्रेश केस नहीं आता है, बहुत सारे हाथ घूम के फिर आता है। और अगर बहुत सारे अगर हाथ घूम के ये लोग आ रहे हैं और बहुत सारा दवाइयाँ, वेरियस काइंड्स ऑफ मेडिसिन, नॉट ओनली होम्योपैथिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारा दवाई करके आपके पास आ रहा है। तो उस अगर उसी टाइम में अगर आप देख रहे हो कि ये इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, इंटरमीडिएट डिजीज भी हो सकता है, उसमें देन यू हैव टू गिव सल्फर और हिपरसल्फ इन हायर पोटेंसी, एंड आई हैव सीन हिपरसल्फ बेसिकली इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, यू गिव अ हाई पोटेंसी ऑफ हिपरसल्फ वन सिंगल डोज एंड दैट विल डेफिनेटली क्योर द केस। नाउ पर्निशियस इंटरमिटेंट फीवर जिसमें होता है उसमें भी फिर नॉन एंटीसोरिक, एंड ऑब्वियसली इफ अनरिकवर्ड देन गो फॉर एन एंटीसोरिक ड्रग। एंड एंडेमिक जोन इंटरमीडिएट जो है इट में रिक्वायर अ हाई पोटेंसी ऑफ सिंकोना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बहुत सारा पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं हम लोगों के यहाँ पे, जो जहाँ पे ऐसे अगर इसमें पहले उसका फेब्राइल कुछ फीवर या मैलेरियल फीवर, नॉट नेसेसरली मैलेरियल फीवर, ये बार बार रो ये फीवर घूम घूम के फिर से आ रहा है, और अगर आप एंटीसोरिक भी दे रहे हो, मगर ये अगर एंडेमिक जोन जहाँ पे ऐसे बुखार हो रहा है ऐसे यहाँ से आ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सिंकोना या पहले देना चाहिए। अगर हाई पोटेंसी सिंकोना काम नहीं करता है फिर उनके बाद उनको एंटीसोरिक दीजिएगा, ठीक है ना। आई हैव सीन ये बहुत सारा ऐसे मरीज आते हैं हम लोग के यहाँ पे हॉस्पिटल में, मान लीजिए कि बहुत दिन से बुखार हुआ है, कब से बुखार हुआ है डॉक्टर साहब, बहुत दिन से बुखार हुआ है। हाँ, कितना दिन से डॉक्टर साहब, रोज ये शाम को या दिन में किसी ना किसी टाइम में आ रहा है, ये 1-2 महीने से चल रहा है। बाकी सारा टेस्ट करवा लिए कि परीक्षा ऑफ अननोन ओरिजिन के लिए जो टेस्ट बोले हैं वो करवा लिए, ट्यूबरकुलोसिस में टेस्ट करवा लिए, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर वो उसका जो टेम्परेचर है वो आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे वो सिंकोना देते हैं, या चिनिनम साल्फ या चिनिनम आर्स,
ये देते हैं, एंड ऑब्वियसली दैट एक्चुअली क्योर्स द केस। यहाँ पे कॉमन कॉज ऑफ फेब्राइल इलनेस, तो हम लोग जो भी अब इस टाइम तक मैं जो भी बोला उसमें फंक्शनल कॉज, जो साइकोजेनिक कॉज जो हम लोग बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉज जो है ये थोड़ा हम लोग इसके ऐसे बात कर सकते हैं। ये दीज आर द कॉमन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स जो जो जिसके चलते हुए जो फीवर है तो उनके लिए हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं। मगर एक चीज हम लोगों को याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ होम्योपैथ, that for a homeopath, I suppose the often fatal first step is to label disease and then label the drug to match. ये मार्गरेट टेलर का जो ये जो बात है, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि नेवर एवर यू कैनॉट से दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग इज फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन और दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज फॉर दिस पर्टिकुलर फीवर. It is not possible. Obviously there are group of drugs may arise, but it is not like that. मगर इसमें अगर उसी ड्रग का अनकॉमन पिक्यूलियर रेयर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर है, then you can think of, and obviously with time you can find, you will be able to आप लोग इसमें आपको माहिर हो जाएंगे कि कौन सा सिम्टम्स उसमें अनकॉमन पिक्यूलियर है, कौन सा मेरा प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स जो है वो कैसे निकाले, ठीक है ना। तो ये जो करना है हम लोगों को, जब भी पेशेंट हम लोगों के पास आ रहा है तो उनको जो जो पूछना है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया, कब से हो गया। तो बिकॉज वी ऑल नो, हम लोग बोलते हैं ना, हाउ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, and obviously physicians must know the what actually deranges health and that causes disease, as we all know that thing. मैंने पहले ही बोला है, एक टेम्परेचर चार्ट इसको रिकॉर्ड करना है, और टेम्परेचर चार्ट एवरी 2 आवर इफ पॉसिबल उनको लिखना है। इसमें बहुत बहुत फायदा आता है। क्यों फायदा आता है, हम लोग इसके बाद वाला जो स्लाइड है उस वहां पे जब जाएंगे हम देखेंगे। Always look for the associated characteristic physical and mental general symptom. That is very important. Associated characteristic physical general symptoms or mental general symptoms of that particular patient in that particular time. And obviously, as Dr. Hanneman has told, जो एफिब्राइल फेज जब है उसमें अगर ये इसको थोड़ा, जो ड्रग आपके मन में आ रहा है और जो भी ड्रग यहाँ पे आ रहा है तो उसमें थोड़ा ये दिखिएगा। और 5 सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फिजिशियन मस्ट रिमेन अलर्ट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई स्मेल, कोई डिस्चार्ज का कोई स्मेल या कुछ ऐसा सिम्टम जो, अगर आपका जो सेंसेस जो है ये अलर्ट नहीं रहेंगे तो वो मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जो सेंसेस है वो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। थोड़ा प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट्स सम ऑफ सम रेमेडीज इन कॉमन फेब्राइल इलनेस, मैं थोड़ा थोड़ा ये कुछ ड्रग्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। मगर ये बात नहीं है कि मैंने ये ड्रग बोला है यही ड्रग देना है, क्योंकि ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि देर इज नो शॉर्टकट। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग। जो दिन ये फीवर फॉलोइंग सडन फियर, और ये इसमें जो आता है, जो ज्यादातर हम लोग देखे हैं कि एकोनाइट नेपेलस जो है, ये दैट इज अ वेरी वेरी गुड मेडिसिन। एंड ऑब्वियसली आई हैव सीन सच केसेस, बच्चों में बहुत बच्चा बहुत पेशेंट आके बोलते हैं, पेशेंट के जो फैमिली जो पेरेंट्स आके बोलते हैं बहुत चौंक गए थे, उसकी उसी के बाद से बहुत ये फीवर आ गया, या ऐसा कुछ हुआ कि बहुत शॉक, मेंटल शॉक में आ गया, उसकी बाद से फीवर हो गया, जिसमें चौंक गए थे या डर गए थे, रादर डर गए थे। तो दैट इज एकोनाइट नेबुलास एंड फीवर फॉलोइंग ग्रीफ। दिस इज एक केस में बोलना चाहूंगा, एक बच्चा हम लोगों के पास ये लाया गया, उसका हर एक महीने में बुखार आता था। और ये बुखार का कोई वजह नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं था, उनका रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो रहा था, कि जीआई इन्फेक्शन हो रहा था, कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा था, और कुछ एकदम हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बुखार को जो दवाई देने से थोड़ा खटखटता था, फिर वो रिलैप्स हो जाता था, ऐसे करके वो लोग हम लोग के पास लाए। तो हम लोग जब उन्हें क्यों, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जब उनको बोलने दिया तो एक क्लू आया हम लोगों के पास, कि जब भी उन बच्ची का जो फादर, वो बिजनेसमैन था, वो जब भी बिजनेस के काम के लिए 2-4 दिन घर के बाहर रहते थे, उसी टाइम उस बच्ची का बुखार आता था। सो दैट वाज अ यूनिक सिम्टोमेटोलॉजी। वो जो मेंटल, उसका जो ग्रिफ, उसका जो सेपरेशन एंजाइटी जो होता था, उसका उसका जो बहुत लगाव था। ऑब्वियसली गर्ल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद देयर फादर। तो उसमें वो बार बार वो फीवर घूम घूम के आ रहा था, उसमें हम लोगों ने इग्निशिया दिया, एंड इग्निशिया एक्चुअली क्योर्स द केस।
क्योर द केस। उसके बाद से वो इग्निशिया देने के बाद वो फीवर फिर से लौट के कभी नहीं आया। नाउ फीवर फॉलोइंग इंसल्ट, इसमें स्टेफिसेग्रिया इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। फीवर फॉलोइंग इंसल्ट, मेंटल इंसल्ट, देखिए इसमें कोई आपका कोई एंटीजेन नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। बॉडी के अंदर में आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए जो ऑब्वियसली जो कैटेकोलामाइंस इसका जो एक्शन होता है, और यानी कि सिंपैथेटिक जो एक्शन होता है, उसी के चलते हुए ऑब्वियसली PGE2 बढ़ रहा है, उसके संग फीवर हो रहा है, अगर हम ऐसे बोले। मगर इसका जो हम लोगों के लिए जो क्लू है, वो जो इंसल्ट के लिए, जो अगर फिर इंसल्ट के बाद बुखार आ गया, सो दैट इज स्टेफिसेग्रिया। ये एक लेडी वो आए थे, उसका बुखार हो रहा था 2 हफ्ते से, वो एंड उसका मैरिड लेडी थे। उनका क्या हुआ, जब बुखार क्यों होगा हुआ इसके जब हम लोगों ने खोजे, तो बात बात में ये आया, तो व्हाट शी टोल्ड मी दैट टोल्ड अस दैट ये उसका जो हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किए थे। एंड द यूनिक लैंग्वेज व्हाट शी टोल्ड दैट शी ही एक्चुअली इंसल्टेड माय वुमनहुड। सो उसी के बाद से इसका फीवर आया था। सो स्टेफिसेग्रे एक्चुअली क्योर्ड दैट केस। एंड फीवर फॉलोइंग साइकोजेनिक ट्रॉमा, इट्स ऑब्वियसली इट्स आर्निका मोंटाना। फीवर फॉलोइंग सिबलिंग राइवलरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे में बहुत आता है। ये सिबलिंग राइवलरी के, एक बच्चा अगर है और दूसरा बच्चा घर में आया है, माँ का गोद में है, और उसके बाद से उसका बुखार फिर से आ रहा था, और वो जो बच्चा जो बड़ा था, उसका छोटा जो भाई था, उनको एकदम सहन नहीं कर पाता था। और जिस दिन वो बच्चा घर में आए, उसी दिन से उनको बुखार आना चालू हो गया। सो दैट इज अ सिबलिंग राइवलरी, एंड एक्चुअली हायोसेमस नाइजर एक्चुअली क्योर्ड दैट केस। एंड फीवर फॉलोइंग एंटिसिपेशन ऑफ, एंटिसिपेट करना, इसमें नेट्रम फोस आता है। और whatever drug I am telling over here, these are my personal experiences and that I have verified for last 20 years almost, and then I am talking about all these things. ओके जो मैंने नहीं किया है, मैंने वहां पे यहाँ पे नहीं रखा है, और मैंने उसको नहीं, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। Now, daily morning 3 a.m. through occidentals we all know, daily at 4 a.m. Ferrum Mule, daily at 5 a.m. Syncona। देखिए, अगर आप पेशेंट को अगर बोलेंगे कि टेम्परेचर किस टाइम में आ रहा है, उसको लिख के रखना है, 2 घंटा बाद बाद आप अगर देख रहे हो टेम्परेचर, तो ही ये संभव है। नहीं तो पेशेंट कभी नहीं बोल पाएगा किस टाइम में बुखार आ रहा है। तो ऑलवेज आस्क योर पेशेंट टू राइट डाउन, टाइम देके, डेट देके, टाइम देके, उनको टेम्परेचर किस टाइम में आ रहा है वो लिखना है, क्योंकि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है ना। एंड ये यहाँ पे एक ये जो फेरम फॉस का जो ये एक केस में बोलना चाहूंगा। एक बच्ची को लेके आए थे, उसका ये बुखार था। दैट फीवर वाज रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स प्लस। उसका सारे टेस्ट वगैरह हो गए। इनिशियली एवरीबॉडी थॉट दैट ऑब्वियसली द फीचर्स ऑफ टाइफाइड वाज देयर। नो, टाइफाइड वाज नॉट देयर। एवरी टेस्ट वाज डन। उसका उसका जो पेडियाट्रिशियन जो थे, वो सारे के सारे ड्रग दे दिए थे। और पेडियाट्रिशियन जो थे, वो एक बुजुर्ग पेडियाट्रिशियन थे, एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ होम्योपैथी आल्सो, एंड दैट्स व्हाई ही एक्चुअली सजेस्टेड दैट यू टेक योर चाइल्ड टू एनी होम्योपैथ। एंड ऑब्वियसली उसके जो टेम्परेचर चार्ट, पहले दफा हम लोगों ने जो भी ड्रग हम लोगों को लगा, हम लोग दिए, कुछ भी काम नहीं किया। मगर वो जो ये मेरे अर्ली डेज का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें टेम्परेचर चार्ट जब किए, और वो उसका वो जो फादर है, ही टोल्ड मी दैट हर रोज दोपहर 1 बजे के, लगभग 1 बजे के टाइम उसका बुखार आ रहा है। और फेरम फॉस 200 एक्चुअली क्योर्स दैट केस, ओनली 2 doses जस्ट। Then chill at 3 p.m. and obviously no, you know that the Apis mellifica. Chill at 4 p.m. and Isculus hippocastinum. Chill at 5 p.m. and obviously Syncona. Sidron मैंने नीचे यहाँ पे क्लॉक लाइक पीरियडिसिटी है, मगर सिड्रॉन में क्लॉक लाइक पीरियडिसिटी के साथ साथ ये सेंसेशन एज इफ हेड हैज बीन इनलार्ज और फेशियल न्यूरल्जिया जो है, ये दोनों चीज अगर रहेंगे तो सिड्रॉन यहाँ पे काम करेगा। अदरवाइज ये क्लॉक लाइक पीरियडिसिटी बोल के आप सिड्रॉन ये अगर दोगे, तो फिर ये हर एक टाइम में काम नहीं करता है। ठीक है। सो वो जो सिम्टम है, उसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। Now daily morning 1 to 2 a.m. and or 1 to 2 p.m. is Arsenicum album. Chill at 6 to 7 a.m. Podophyllum. Chill at 7 a.m. to 9 a.m. Again at noon it's Eupatrium perfluatum, and obviously don't forget the headache of Eupatrium perfluatum. Chill at 9 to 11 a.m. Natrum mur, and please do not forget the general mental general or physical general symptom of Natrum mur, and that general symptom किस टाइम में, वो जो एफिब्राइल जो स्टेज है, उस स्टेज में प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट एफिब्राइल स्टेज, जिस टाइम में उनका बुखार अगर नहीं है, वो बुखार नहीं है जो जिस टाइम में, उसी टाइम में उनका इसका ये जो ड्रग हो जो है देना है।
Then 11 a.m., 11 p.m. is Cactus grandiflorus. And obviously, chill at 12 noon to 1 p.m. is Gelsemium sempervirens. And obviously, chill at 3 to 4 p.m. And obviously, you know that Lycopodium and Thuja occidentalis. And in case of 4 to 8 p.m., then obviously, surely Lycopodium. Now, this thing और यहाँ पे जो है फीवर ड्यू टू टेम्परेचर एंड सीजनल वेरिएशन, ये थोड़ा आपको जब आप क्लिनिक में बैठे हो तो ये थोड़ा याद रखना चाहिए। फीवर ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जैसे अब चल रहा है, उसमें जेल्सिमियम आता है, सेपिया आता है, आर्सेनिकम एल्बम आता है, रास्टक्स आता है। और मैं सिम्टम्स इन ड्रग्स का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिम्टम्स जो है आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट सिम्टम, तो सिम्टम ज्यादा बोल के तो टाइम वेस्ट करना इतना बात नहीं है। मगर अगर कैसे देखते हैं हम लोग, ये हम लोग बोल सकते हैं, हम बोलेंगे एक दो बात में। नाउ caution यहाँ पे है, if only if the generalities of that particular drug, that means mental general, physical general, all those important physical general, mental general अगर corroborate कर रहा है, then only you can prescribe that drug. Now, fever during summer months, mostly in Bryannia alba, in case of Pulsatilla, in Glonoinum. Fever from exposure to sudden change of environmental temperature. Basically, from hot to cold is aconite napellus and obviously Bryannia alba, you know. But from cold to hot, I don't think many of us use this Bellis perennis. Bellis perennis is a drug which is very, very unique and it is actually given in case of cold to hot. देखिए, hot to cold, cold to hot, ये जो टेम्परेचर सीजनल वेरिएशन, अभी एसी का जमाना है, हर एक के घर में एसी है, तो ये गर्मी के टाइम में एसी में घुसना फिर एसी से बाहर जाना, ये होता है। ऐसा मान ये नहीं है कि सीजनल वेरिएशन, अभी जैसे पहले हम लोगों का एसी वगैरह नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत सारे लोग, तो उस टाइम में आप लोग को ये मिलता था। मगर ऐसा अभी अभी सीजन जो है, सीजन का जो वेरिएशन है, आपको जब सीजनल वेरिएशन जैसे हम लोग याद में रखते हैं, ये भी याद रखना चाहिए कि हम लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पेशेंट जो है उसका कैसा है। अगर ऐसा है तो एसी वगैरह ये जो यूज करता है, या घर में नहीं है, मॉल वगैरह में जाते हैं, बाहर घूमने गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं, सो ऑलवेज यू हैव टू टेक द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से इफ यू कैन टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, आपका ड्रग जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा वहां से। सो फीवर ड्यूरिंग मानसून सीजन, इसमें रास्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस्फोरस इटसेल्फ, ये जो ड्रग्स हैं ये इसमें आता है। Then leading indications of some medicine in fever. Now, ये fever with persistent nausea. And obviously, you can give the ipecac, and obviously you have to look for the tongue of this particular ipecac. क्योंकि अगर टांग वो अगर क्लीन नहीं है तो इपिका का अगर आप दोगे तो नहीं काम होगा, क्योंकि टांग आपको देखना है वहां पे। अगर टांग अगर कोटेड है, उसका थर्स ज्यादा नहीं है, और उसका ये जो नौसिया अगर वहां पे है उसके संग संग, तो वो पाल्सिटिला भी हो सकता है। सो ऑलवेज यू थिंक, यू सी द टांग, यू सी द परसिस्टेंट नौसिया वहां पे है, और उनका जो थर्स कैसा है, उनका जो ग्लेरी म्यूकस आ रहा है कि नहीं, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ एपिकाक। एंड देन रिकरेंट फीवर इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, ये बच्चे के लिए जो रिकरेंट फीवर, इसमें इग्निशिया आता है, इसमें इसमें भी फिर एक चीज होता है कि रिकरेंट फीवर में इग्निशिया क्यों आता है, ऑब्वियसली इट्स अ साइकिल। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी आप लोगों ने पढ़े हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी का आप लोग क्लोजली फॉलो फॉलो करेंगे, तो उसमें देखिएगा कि उसके जो चाइल्ड का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है, बहुत सारा चीज से होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सो ये दैट परहैप्स दैट इज द ओनली रीजन जिसमें ये रिकरेंट फीवर एक बच्चे को अगर हो रहा है, क्योंकि that child is basically dependent on his parents and obviously those who are their guardian, and somehow it's psychological trauma, क्योंकि हम लोग सब हर एक टाइम भूल जाते हैं कि बच्चा बच्चा है, हम लोग बड़ों के जैसे उनको ट्रीट करते हैं, डांटते हैं, उसमें भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे के लिए अगर डांट पड़ता है तो देखिएगा जो सेकेंडरी नॉकटर्नल एनेस्थीसिस बच्चे को बहुत ज्यादा होता है, कि आप ड्रग अब दवाई ढूंढ रहे हो कौन सा दवाई देना है, मगर अगर आप ठीक से हिस्ट्री लोगे तो उसमें देखोगे कि अगर ये बच्चा डांट पड़ने के बाद से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये टाइप का रिवोल्यूशन जो रिवोल्ट होता है ना बच्चे का रिवोल्ट, तो उनका तो रिवोल्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं माता पिता के सामने, तो रिवोल्ट उसमें भी एक, दैट इज अ वे ऑफ रिवोल्टिंग। so that actually plays in the unconscious I mean it's not in a conscious plane, it's obviously in an unconscious plane or subconscious plane rather, not an unconscious, rather a subconscious plane इसमें होता है। now high fever with dry skin,
see this particular indication, high fever with dry skin, that is obviously in arsenicum album, and please do not forget its time, its thirst, and obviously the psychological restlessness of that particular arsenicum patient, and who doesn't have that physical, this physically is very weak, but psychologically is extremely restless. And then only if there is a fever, high fever with dry skin, obviously this arsenicum album will act. If there is a high fever with moist skin, and that is belladonna, and obviously don't forget the facial appearance of belladonna, and obviously a headache of belladonna, and obviously along with that the extremities will be cold, clammy, and obviously that you don't forget, and obviously the physical appearance of belladonna patient. Now low grade fever with recurrent shivering, chill followed by sweat, it is found in चिनिनम आर्स, that I once I think पहले मैं चिनिनम आर्स में बोला हूँ. So अगर लो ग्रेड फीवर है, रिकरेंट शिवरिंग है, एंड चिल फॉलोड बाय स्वेट एंड चिनिना मार्स, और इसमें अगर ये परसिस्टेंटली बहुत दिन से अगर बुखार हो रहा है, बहुत सारा दवाई दिया गया है, तो चिनिना मार्स एक बार देख दीजिए. उसके बाद अगर कोई अदर एंटीसोरिक आता है, क्योंकि बहुत सारा 80% केस चिनिना मार्स से चला जाता है, या चिनिनम साल्फ जो भी इंडिकेटेड ड्रग जो है चला जाता है. अगर नहीं होता है तो देन गो फॉर द एंटीसोरिक. Please do not forget the basic principles of homeopathy. Now, post-monsoon fever plus lacrimation from the eyes, that is euphrasia. Euphrasia ये post-monsoon fever में बहुत सारा केसेस आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, रास्टक्स दे देते हैं उसमें, और रास्टक्स देने से देखिएगा बहुत सारा खांसी जो है ना बहुत बढ़ जाता है, और ये खांसी घटता नहीं है उसके बाद. मगर पोस्ट मानसून अगर फीवर आ रहा है तो एक बार प्लीज देखिएगा उसमें अगर उसका लैक्रिमेशन, आंख से अगर पानी ज्यादा गिर रहा है कि नहीं. अगर गिर रहा है देन यू मस्ट गिव यूफ्रेशिया, एंड ऑब्वियसली यूफ्रेशिया विल क्योर योर केस. एंड along with that, फीवर विथ सॉरी ये तो हो गया इसका. नेक्स्ट, sudden increase in hunger, that is a very Yeah, important. Dr. Saptarishi, yeah, just sorry to interrupt. Only 3 minutes are remaining. Yeah, Last. I don't think I have many thing left, but दो तीन चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा मैं. स्टैफिलोकोकस का फीवर जो है, इसका फीवर के पहले इसका पेशेंट का हंगर बहुत बढ़ जाता है, और उसके बाद फीवर आना उसको आता है. तो इफ अ पेशेंट इज हैविंग वेरी हंग्री एंड देन फॉलो फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड देन he or she is developing fever, think of staphylococcus, and staphylococcus will cure your case. Then fever with pain abdomen, and takes the cloth to cover up, and but once both the fever and pain of abdomen subsides, and uncover himself, that is found in camphora. And fever with great anxiety, with physical restless, already I told you that you know that thing, aconite and arsenic, I'm not going into details that of this thing. Fever, continuous type of fever, continuous type, you know the type हमने बोला है, with relative bradycardia and tympanic abdomen, the scalmia latifolia is the drug. Okay. And if there is a extreme extreme अगर वहाँ पे बदबू है, then you can think of baptician, and bapticia's mental symptoms are also there, delirious के जो symptoms. Now, fever with absolutely no thirst is pulsatilla. Patient has come after taking over the counter antipyrectic without any kind of relief. Try to get the key symptom and present before the antipyrectic was given or taken, and then select the drug. A large minority gets relief from Naxomica, and obviously look at the tongue, and obviously the stings is stool symptom for that thing. Fever with unquenchable thirst, and obviously in case of Bryony alba 200C specifically, I have told you, because 30 usually makes if there is a respiratory symptom is involved, then it makes it more dry. Actually, it dries up the you know all your mucous membrane. So that's why 200 it's rather a good thing. And fever when days are hot but nights are cold, in increases mucus secretion, Dulcamara, and obviously Allium cepa. So with those things, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मेट्रिया मेडिका, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये जो हम लोगों का जो किताब है, आप लोग पढ़े हो और उसको फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये जो मेट्रिया मेडिका जो है, और इस क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन इज एन आर्ट. How you will apply your knowledge of Metria Medica on the basis of organon of medicine, chronic disease, laser writing, that actually depends on you, and that actually makes the difference. How will you interpret one particular symptom? How will you interpret one particular symptoms? That is the art, and that is the key on which you can depend and on which you can prescribe. So with this word, I conclude my today's seminar over here. Thank you very much. Thank you. Excellent presentations. And I think ये आपका जो presentations है, आप अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए सबसे ये. हाँ, just a minute, sir. Yeah. So
हाँ सर। Definitely, this presentation is one of the most excellent presentations that I have heard. So many details are there. Because time is not there, we have crossed 1 minute more. So only I can express our thanks from and Dr. Neha Kakkar, you can give the vote of thanks, and you can transfer the meeting to. It is always a delight to hear from Dr. Saptarishi. काफी डिटेलिंग और उसके साथ बताते हैं और एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं मेडिसिन. तो इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन. थैंक यू डॉक्टर सप्तऋषि. और आगे भी ऐसे ही सेशंस डॉक्टर सप्तऋषि के साथ हम करेंगे. फीवर के ऊपर जो उन्होंने अलग अलग सिम्टम्स के बेसिस पे थेरेपेटिक बताया, और जैसे कहा कि ऑर्गेनन और मटेरिया की नॉलेज कंबाइन करके इंडिविजुअलिस्टिक जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी इन एनी केस. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम हो गया है, और अब अपने इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ आई गेस डॉक्टर धनेश. Dr. Sweta. ओके डॉक्टर श्वेता. यस.